प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आइए आज हम चर्चा करते हैं मुग़ल बादशाह हुमायूं के बारे में, जिनका भारत में शासनकाल 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक रहा। मुग़ल बादशाह हुमायूं कौन था? तो आइए सबसे पहले हम हुमायूं के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म काबुल के किले में 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। उनकी माता का नाम माहिम बेगम था, जो बाबर की सर्वाधिक प्रिय पत्नी थी, यानी बाबर हुमायूं के पिता थे। 1526 ईस्वी में बाबर ने हिसार फिरोजा का जिला हुमायूं को दे दिया था। हुमायूं ने पानीपत और खानवा के युद्धों में भाग लिया था। खानवा युद्ध के बाद हुमायूं को बदकशा का गवर्नर नियुक्त किया गया, लेकिन 1528 ईस्वी में वह आगरा लौट आया। उसके बाद हुमायूं को संभल की व्यवस्था के लिए भेजा गया, जहां हुमायूं बीमार पड़ गया। अतः उसे पुनः आगरा लाया गया। अपनी मृत्यु से पूर्व बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं की गद्दी नशीनी हुई। अब इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं की गद्दी नशीनी 4 दिन बाद क्यों हुई। तो ये बताया जाता है, कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा ने बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र रचा। लेकिन दूसरी तरफ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं संभल में था और वह शीघ्र आगरा नहीं पहुंच सकता था। खलीफा ने मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने की योजना अवश्य बनाई थी, लेकिन खलीफा ने बाबर की मृत्यु के पूर्व ही अपनी योजना त्याग दी थी, और इसकी पुष्टि निजामुद्दीन ने तबकाते अकबरी में भी की है। अतः इन सब प्रयासों में 4 दिन का समय लग गया और उसके पश्चात हुमायूं बाबर के साम्राज्य का स्वामी बना। बाबर के बाद हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी तो बन गया, लेकिन उसके बाद उसके सामने अनेक समस्याएं आई। तो इस वीडियो में हम हुमायूं की उन प्रारंभिक समस्याओं या कठिनाइयों की चर्चा करेंगे, जिनका सामना करते हुए हुमायूं भारत का बादशाह बना। बाबर की मृत्यु के समय तक मुग़ल साम्राज्य की जड़ें पूरी तरह से जम नहीं पाई थी, क्योंकि बाबर अपने शत्रुओं को पूरी तरह से परास्त नहीं कर पाया था, क्योंकि बाबर को भारत में बहुत कम समय मिला। बाबर ने जो राज्य छोड़ा था वह राज्यों का संगठन मात्र था, जिनमें एकता का अभाव था। इसके अतिरिक्त हुमायूं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को गद्दी पर बिठाने की योजना ने हुमायूं की मानसिक स्थिति को दुर्बल बना दिया था। हुमायूं की इन कठिनाइयों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पहली आंतरिक कठिनाई और दूसरी बाह्य कठिनाई। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हुमायूं की आंतरिक कठिनाइयों के बारे में।
तो हुमायूं के सामने जो कठिनाई प्रबल रूप से सामने आई वो थी मुगल साम्राज्य की विशालता। हुमायूं को उत्तराधिकार में जो साम्राज्य मिला था वो बहुत विशाल था। इसमें मध्य एशिया के बलख, कुंदुज और बदकशा के प्रांत भी शामिल थे। इस साम्राज्य की दुर्बलता यह थी कि इसे कोई सुदृढ़ आधार प्राप्त नहीं था, क्योंकि बाबर अपने अल्पकालीन शासन के कारण उसे कुछ सुसंगठित रूप नहीं दे पाया था। वह साम्राज्य सैनिक शक्ति पर टिका हुआ था और शांति काल में इसे बनाए रखना उतना ही मुश्किल था। अनेक दूरस्थ प्रांतों में तो मुगल शासन केवल नाम मात्र का था। इसके अतिरिक्त मुगल सेना में अफगान, ईरानी, भारतीय, उज्बेक आदि जातियों के लोग थे, जिनके मन में बाबर के प्रति तो श्रद्धा थी, लेकिन हुमायूं के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। ऐसी स्थिति में विशाल साम्राज्य को बनाए रखने में सेना से पूर्ण सहयोग प्राप्त करना अत्यंत कठिन काम था। हुमायूं के सामने दूसरी समस्या आई राजकोष की। बाबर की खर्चीली और उदार नीति ने राजकोष को रिक्त कर दिया था। इसके अलावा बाबर अपने संघर्ष में जीवन के कारण धन संचय नहीं कर पाया। स्वयं बाबर की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय हो गई थी, जिसके कारण बाबर को अपने उच्च अधिकारियों पर 30% कर लगाना पड़ा था। अतः हुमायूं को विरासत में रिक्त राजकोष प्राप्त हुआ, जिससे उसकी कठिनाइयाँ और अधिक बढ़ गई। रशब्रुक विलियम के शब्दों में हुमायूं की कठिनाइयों में उसकी आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा हाथ था। हुमायूं के सामने इसके अलावा जो और समस्या थी वो थी उसके भाई। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। कहा जाता है कि बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले हुमायूं को सलाह दी थी कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे उसके भाइयों को कष्ट पहुँचे। बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों में साम्राज्य विभाजन का भी निर्देश दिया था और इसी कारण हुमायूं ने अपने भाइयों के प्रति सदैव उदार नीति अपनाई। इसके प्रत्युत्तर में हुमायूं के भाई उसकी कठिनाइयों के निवारण में सहायता दे सकते थे, लेकिन उसके भाइयों ने हमेशा उसके प्रति विरोधी आचरण अपनाकर उसकी कठिनाइयों में और अधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त हुमायूं के तीनों भाई अल्पवयस्क थे, इसलिए महत्वाकांक्षी अमीर अपनी महत्वाकांक्षाओं की तुष्टि के लिए उन तीनों का उपयोग हुमायूं के विरुद्ध बड़ी सरलता से कर सकते थे। हुमायूं के आगे अगली कठिनाई या समस्या थी असंगठित शासन व्यवस्था। हम पहले ही बता चुके हैं कि बाबर का भारत में कार्यकाल बहुत कम था और इस अल्पकाल में वह शासन व्यवस्था संगठित नहीं कर पाया था। अतः हुमायूं को विरासत में एक असंगठित विशाल राज्य प्राप्त हुआ। प्रांतों का प्रबंध बहुत ही ढीला था तथा सैनिक जागीरों की व्यवस्था से बड़े बड़े सरदार शक्तिशाली हो गए थे। ये शक्तिशाली सरदार हुमायूं के आदेश अनुसार चलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे हुमायूं को निर्बल और अस्थिर चित्त का व्यक्ति समझते थे। बाबर ने एक शासक के रूप में अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान नहीं रखा। अतः प्रजा मुगलों को विदेशी आक्रांता के रूप में देख रही थी। ऐसी स्थिति में हुमायूं अपनी प्रजा के सहयोग से भी वंचित हो गया। इस प्रकार हुमायूं को न तो अपने सरदारों से सहयोग प्राप्त हो सका और न अपनी प्रजा से। अगली समस्या थी हुमायूं के सामने बाबर के संबंधी। मध्य एशिया के कई वंशों के अमीर बाबर के साथ भारत आकर बस गए थे और बाबर ने भी
उनका सम्मान करते हुए उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इनमें खुरासान का मोहम्मद जमाल मिर्ज़ा, मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा और खलीफा मुख्य थे। वे अपने को बाबर का उत्तराधिकारी समझने लगे थे। हुमायूं की गद्दी नशीनी के समय खुरासान में मिर्ज़ाओं का प्रभाव समाप्त हो गया था, अतः वे भारत में कोई राज्य प्राप्त करने के इच्छुक थे। नई परिस्थितियों में वे साम्राज्य में अपना विशेष स्थान प्राप्त करने के लिए हुमायूं के समक्ष गंभीर कठिनाइयाँ उपस्थित कर सकते थे। तो ये थी हुमायूं की आंतरिक कठिनाइयाँ। इन कठिनाइयों के अलावा हुमायूं के सामने कुछ बाह्य कठिनाइयाँ भी थी, और ये बाह्य कठिनाइयाँ उसके समक्ष उसके प्रतिद्वंदी यानी शत्रुओं के रूप में थी। अब ये शत्रु कौन कौन से थे, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हुमायूं की गद्दी नशीनी के समय मुग़ल साम्राज्य की सीमा के निकट कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो मुग़ल साम्राज्य के लिए भी कभी भी खतरा उत्पन्न कर सकती थी। इसमें सबसे प्रमुख जो शक्ति थी वो थी गुजरात। जहाँ पर बहादुर शाह शासन कर रहा था, और यह बहादुर शाह नौजवान एवं महत्वाकांक्षी था। उसने शक्तिशाली सेना संगठित कर ली थी और 1531 ईस्वी में उसने मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। उसने आसपास के असंतुष्ट अमीरों को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया। मालवा को अपने राज्य में मिलाने के बाद उसके राज्य की सीमाएं मुग़ल साम्राज्य के निकट पहुंच गई थी। महत्वाकांक्षी बहादुर शाह हुमायूं की आंतरिक कठिनाइयों से लाभ उठा सकता था और हुमायूं के लिए अनेक राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता था। तो बहादुर शाह हुमायूं के लिए एक कठिनाई थी। अगली कठिनाई या अगली समस्या थी अफ़गान। पानीपत और घाघरा युद्ध के बाद अधिकांश अफ़गान बिहार में अपनी शक्ति संगठित कर रहे थे। इन अफ़गानों के प्रमुख दो नेता थे महमूद लोदी और शेर खां। महमूद लोदी ने अपने पूर्वजों की गद्दी पुनः प्राप्त करने की आशा अभी छोड़ी नहीं थी। शेर खां, जो अत्यंत ही महत्वाकांक्षी था, अफ़गानों के शक्तिशाली संगठन की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना चाहता था। इसके अतिरिक्त बिब्बन और बायजीद भी, जो अपने राज्य खो चुके थे, अपने अपने राज्यों को पुनः प्राप्त करने की ताक में थे। डॉक्टर H.S. श्रीवास्तव के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि इस नई परिस्थिति में, जबकि पानीपत विजेता मर चुका था, उसका पुत्र हुमायूं अभी नौजवान और अनुभवहीन था, जिसे गद्दी पर बैठाने में भी मुग़ल अमीरों को थोड़ी हिचकिचाहट थी। अफ़गान पूर्ण रूप से लाभ उठाने को तैयार थे। निसंदेह यह उनके लिए स्वर्ण अवसर था। वास्तव में शेर खां बिहार में अफ़गानों का नेतृत्व करने लगा और बाद में हुमायूं के लिए एक सिरदर्द बन गया। अगली समस्या थी हुमायूं के समक्ष बंगाल के नुसरत शाह की। बाबर के विद्रोही अफ़गानों को इसने अपने यहाँ शरण देकर उन्हें अच्छी जागीरें प्रदान कर दी थी। इतना ही नहीं, इसने इब्राहिम लोदी की पुत्री से शादी करके मुग़लों में भय उत्पन्न कर दिया था। नई परिस्थितियों में वह बिहार के अफ़गानों की सहायता से मुग़ल सत्ता को खतरा उत्पन्न कर सकता था। बंगाल के बाद हुमायूं के सामने समस्या थी सिंध और मुल्तान की। हुमायूं की अयोग्यता एवं दुर्बलता का लाभ उठाकर ये पुनः अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे और ये हुमायूं के लिए एक सिरदर्द बन गए थे। सिंध और मुल्तान के अलावा मालवा, खानदेश, कश्मीर और राजपुताना,
ये भी हुमायूं के लिए एक बड़ी समस्या थे। मालवा गुजरात और राजपूतानी के मध्य स्थित होने के कारण इसका एक सामरिक महत्व था और इसीलिए गुजरात और राजपूतानी के बीच संघर्ष का मुद्दा बना हुआ था। 1531 ईस्वी में गुजरात का शासक बहादुर शाह ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। अतः मालवा हुमायूं के लिए कभी भी समस्या बन सकता था। खानदेश दिल्ली से दूर होने के कारण खानदेश का उत्तरी भारत की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं था, किंतु यहाँ के शासक मुहम्मद प्रथम की माँ गुजरात के शासक बहादुर शाह की बहन थी, जिससे उसका महत्व बढ़ गया था। बहादुर शाह से संबंध होने के कारण हुमायूं के विरोधी बहादुर शाह से अधिक शक्तिशाली होने की संभावना थी। इसके अलावा कश्मीर और राजपूताना भी हुमायूं के लिए एक समस्या थे। अब हुमायूं ने इन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।